नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं और एक डरावनी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम समीर है। मैं पेशे से एक फ्रीलांस लेखक हूँ। शहरों की भीड़ भाड़ और कंक्रीट के जंगलों से तंग आकर मैंने एक ऐसी जगह की तलाश शुरू की जहाँ सन्नाटा हो, ताकि मैं अपनी अगली रहस्यमयी किताब सस्पेंस नॉवेल पूरी कर सकूं। किस्मत या शायद मेरी बदकिस्मती मुझे शिमला के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली तक ले आई। इसका नाम था निलय। हवेली के ब्रोकर मिस्टर अवस्थी बहुत जल्दी में लग रहे थे। उन्होंने हवेली की कीमत इतनी कम बताई कि मुझे एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। समीर साहब, मालिक विदेश में बस गए हैं, बस चाहते हैं कि कोई इसकी देखभाल करे, उन्होंने पसीना पोंछते हुए कहा था। हवेली का ढांचा विक्टोरियन शैली का था, जिसकी खिड़कियां बड़ी बड़ी थीं और लकड़ी का काम बेहद नक्काशीदार। मैंने बिना सोचे समझे कागजों पर दस्तखत कर दिए। जिस दिन मैं वहां पहुंचा, आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। हवेली के ऊंचे लोहे के गेट ने खुलते वक्त एक ऐसी चीख मारी जैसे कोई सदियों से दर्द में हो। मैंने अंदर कदम रखा। वहां की हवा में एक अजीब सी भारीपन था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में ऑक्सीजन नहीं, बल्कि किसी की बासी सांसें घुली हुई हों। हवेली के अंदर का फर्नीचर मखमल से ढका था, लेकिन धूल की एक मोटी परत हर चीज पर जमी थी। मैंने अपना बैग हॉल में रखा और ऊपर की मंजिल पर अपने कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, मुझे लगा कि सीढ़ियां मेरे पैरों के नीचे हल्की सी धंस रही हैं। मैंने इसे पुरानी लकड़ी की खराबी समझकर नजरअंदाज कर दिया। मुझे क्या पता था कि ये घर सांस ले रहा है। शुरुआती 3 दिन शांतिपूर्ण रहे। हालांकि वो शांति सुकून वाली नहीं, बल्कि खतरनाक थी। मैंने गौर किया कि घर के अंदर का तापमान बाहर के मुकाबले काफ़ी कम रहता था। फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। चौथी रात को पहली अजीब घटना हुई। मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी मुझे रसोई से किसी के चलने की आवाज़ आई। टप टप टप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। मैं टॉर्च लेकर नीचे गया। रसोई खाली थी, लेकिन फर्श पर पानी के निशान थे जो सिंक से शुरू होकर सीधे तहखाने बेसमेंट के दरवाजे तक जा रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। ताज्जुब की बात यह थी कि उस घर की चाबियों के गुच्छे में तहखाने की कोई चाबी नहीं थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो देखा कि मेरे कमरे की दीवार पर लगा एक बड़ा आईना अपनी जगह से बदल गया था। वो अब खिड़की के सामने नहीं, बल्कि ठीक मेरे बिस्तर के सामने था। जैसे कोई चाहता हो कि मैं सोकर उठूं तो सबसे पहले खुद को देखूं। लेकिन जब मैंने आईने में देखा तो मुझे अपनी परछाई के पीछे एक धुंधली सी आकृति नजर आई, एक परछाई जो दीवार में ही विलीन हो गई। मेरा दिल जोर से धड़का, पर मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरे दिमाग की उपज है, क्योंकि मैं डरावनी कहानियां लिखता हूँ। 1 हफ्ते बाद मेरा सबसे अच्छा दोस्त निखिल मुझसे मिलने आया। वो एक आर्किटेक्ट था। जैसे ही उसने हवेली की दहलीज लांघी, उसने अपना कोट उतारा और बोला, यार समीर, घर तो शानदार है, पर यहाँ की वाइब्स बहुत अजीब हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दीवारें हमें घूर रही हैं। मैंने हंसकर उसे टाल दिया। उस रात हमने काफ़ी देर तक ड्रिंक्स पी और पुरानी बातें की। रात के करीब 2 बजे निखिल वॉशरूम जाने के लिए उठा। वो गलियारे के अंत में बने पुराने स्टाइल के वॉशरूम में गया। 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, पर वो वापस नहीं आया। मैंने आवाज़ दी, निखिल, क्या हुआ भाई? कोई जवाब नहीं। मैं उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने उसे थपथपाया, निखिल, मजाक मत कर, बाहर आ। तभी अंदर से एक ऐसी आवाज़ आई जिसने मेरा खून सुखा दिया। वो किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी, वो कुछ कुचलने की आवाज़ थी, हड्डियों के चटकने की आवाज़। कड़क कड़क कड़, और फिर एक दबी हुई चीख, जैसे किसी ने निखिल का गला पूरी ताकत से घोंट दिया हो। निखिल, मैं चिल्लाया और दरवाजे पर कंधे से जोर मारने लगा। तीसरी बार में दरवाज़ा टूट गया। जो मैंने देखा वो किसी भी बुरे सपने से ज़्यादा खौफनाक था। वॉशरूम का फर्श खुल गया था। नहीं, वो टूटा नहीं था, वो मुड़ गया था। फर्श की टाइलें और नीचे की लकड़ियां किसी बड़े जबड़े की तरह खुल गई थीं और निखिल का आधा शरीर उसके अंदर था। घर की दीवारें हिल रही थीं और ऊपर से प्लस्तर गिर रहा था। निखिल की आंखें बाहर को निकली हुई थीं। वो मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन वो फर्श उसे अंदर खींच रहा था। निखिल, भाग, ये घर खा रहा है। इससे पहले कि मैं उसका हाथ पकड़ पाता, फर्श का वो हिस्सा एक झटके में बंद हो गया। टाइलें वापस अपनी जगह पर आ गईं। फर्श बिल्कुल साफ था, न खून का एक गतरा, न कोई निशान। निखिल गायब हो चुका था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। मैं पागलों की तरह मुख्य दरवाजे की तरफ भागा। मैंने हैंडल घुमाया, पर दरवाज़ा नहीं खुला।
मैंने खिड़की के शीशे पर कुर्सी मारी पर शीशा नहीं टूटा, वो किसी फौलाद की तरह सख्त हो चुका था। मैं फर्श पर गिर पड़ा। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? मैं चिल्लाया। तभी घर के अंदर की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगीं। दीवारों से एक फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ये कोई एक आवाज़ नहीं थी, बल्कि सैकड़ों आवाज़ों का मिश्रण था। मेहमान सिर्फ भोजन है, मालिक सिर्फ एक है। तभी मेरी नज़र हॉल की उसी पुरानी पेंटिंग पर गई जिसे मैं अब तक नज़रअंदाज कर रहा था। वो पेंटिंग एक आदमी की थी जो इस हवेली का पहला मालिक था, लॉर्ड इरविन। लेकिन पेंटिंग में अब बदलाव आ चुका था। इरविन की जगह अब मेरी खुद की तस्वीर उस पेंटिंग में धुंधली सी नज़र आ रही थी। मैं समझ गया, ये हवेली कोई साधारण घर नहीं थी, ये एक जीवित परजीवी थी। इसे जिंदा रहने के लिए इंसानी ऊर्जा और मांस की ज़रूरत थी, और इस हवेली का एक रक्षक या केयर टेकर होना ज़रूरी था जो इसके शिकारों को अंदर ला सके। पिछला केयर टेकर मिस्टर अवस्थी ब्रोकर था। उसने मुझे ये घर बेचकर खुद को इस श्राप से आज़ाद कर लिया था। अब मैं इस घर का नया हिस्सा था। ये घर मुझे नहीं मारेगा, क्योंकि इसे अपनी देखभाल के लिए एक चेतना की ज़रूरत है। लेकिन जो भी मेरा मेहमान बनकर यहाँ आएगा, वो इस घर का निवाला बनेगा। अगले दिन सुबह निखिल की कार बाहर खड़ी देखकर पड़ोस के गांव का एक पुलिस कांस्टेबल जांच के लिए आया। उसे लगा कि शायद कोई दुर्घटना हुई है। मैं खिड़की के पास खड़ा उसे देख रहा था। मेरा मन चिल्लाने का था कि भाग जाओ, लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। जैसे ही मैंने बोलने की कोशिश की, मेरे पैर के नीचे का फर्श गर्म हो गया और मुझे बिजली का एक हल्का झटका लगा। घर मुझे चेतावनी दे रहा था। कांस्टेबल ने दरवाज़ा खटखटाया। कोई है अंदर? अचानक मुख्य दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वो मुस्कुराते हुए अंदर आया। नमस्ते साहब, बाहर कार खड़ी है, किसी ने रिपोर्ट की थी कि। उसने वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि हॉल का भारी झूमर सीधे उसके सिर पर गिरा। कोई तार नहीं टूटा, कोई कील नहीं निकली। झूमर हवा में तैरता हुआ उसके ऊपर आया और सीधे उसे कुचल दिया। मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि कैसे फर्श से पतली पतली जड़ें जैसी चीज़ें निकली और उस सिपाही की लाश को लपेट लिया। 5 मिनट के अंदर हॉल फिर से चकाचक साफ हो गया। कालीन के नीचे लाश ऐसे समा गई जैसे पानी में नमक। महीने गुजर गए। अब मैं इस घर से भागने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि ये घर मुझे शक्तियाँ दे रहा है। जब तक मैं इस घर के अंदर हूँ, मुझे भूख नहीं लगती, मैं बीमार नहीं पड़ता और मेरी उम्र थम गई है। ये घर मेरी हर ज़रूरत पूरी करता है, बस बदले में इसे मेहमान चाहिए। मैंने अपनी किताब पूरी कर ली है। इसका नाम है निलय, जहाँ मौत बसती है। मैंने इस किताब का प्रचार बहुत बड़े स्तर पर किया है। मैंने विज्ञापन दिया है कि जो भी पाठक इस हवेली में आकर एक रात मेरे साथ रहेगा, उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आज शाम 3 नए मेहमान आ रहे हैं। वो उत्साहित हैं, वो खुश हैं। उन्हें लगता है कि वो एक मशहूर लेखक से मिलने और इनाम जीतने आ रहे हैं। जैसे ही वे अंदर आएंगे, मेरे पीछे का भारी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाएगा। मैंने ताला नहीं लगाया, क्योंकि अब ताले की ज़रूरत ही नहीं थी। घर ने उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लिया था। हवेली की दीवारों ने एक गहरी संतुष्ट सांस ली। आज का भोज शुरू होने वाला था और मैं बस अपनी अगली किताब का पहला पन्ना लिखने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक होगा आपका घर आपको देख रहा है। मेरा नाम शारदा है। पहाड़ों की गोद में बसे इस पुराने पुश्तैनी घर में मैं पिछले 40 सालों से अकेली रह रही हूँ। मेरे पति के गुजर जाने और बच्चों के शहर जाकर बसने के बाद ये बगीचा ही मेरा इकलौता सहारा था। अक्टूबर की उस दोपहर धूप में एक अजीब सी नरमी थी। मैंने तय किया था कि पिछले आंगन की उस बंजर ज़मीन को खोदकर वहाँ गुलाब के पौधे लगाऊंगी। मिट्टी सख्त थी। खुरपी और फावड़े की आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी। करीब 3 फीट नीचे जाने के बाद फावड़ा किसी धातु से टकराया। खन। मुझे लगा शायद कोई पुरानी पाइप होगी, लेकिन जैसे जैसे मैंने मिट्टी हटाई, एक चौकोर आकृति उभरने लगी। वो एक भारी जंग लगी लोहे की पेटी थी। उस पर कोई ताला नहीं था, बस एक अजीब सा कुंडा था जिसे जंजीरों से लपेटा गया था। उन जंजीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे पेटी को बंद रखने के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदर की किसी चीज को बाहर आने से रोकने के लिए बांधी गई हों। मैंने जंजीरें हटाईं। पेटी का ढक्कन भारी था, जैसे वो खुद नहीं खुलना चाहता था। जब मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे खोला तो अंदर से एक सड़ी हुई महक आई, पुराने कागजों और सूखी हुई नमी की महक। पेटी के अंदर कपड़ों की कुछ कतरनें थीं और उनके नीचे दबा था यादों का एक ढेर सारी पुरानी तस्वीरें। मैंने कांपते हाथों से पहली तस्वीर उठाई। वो मेरे दादाजी की थी, काली सफ़ेद तस्वीर जो वक्त के साथ पीली पड़ चुकी थी। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उनके चेहरे पर पड़ी, मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। उनकी बाईं आंख की जगह
सिर्फ एक काला छेद था। ऐसा नहीं था कि उन्हें चोट लगी थी, बल्कि तस्वीर को किसी नुकीली चीज से इतनी सफाई से कुरेदा गया था कि सिर्फ बाईं आंख का हिस्सा गायब था। शायद किसी ने शरारत की होगी, मैंने खुद को तसल्ली दी। लेकिन दूसरी तस्वीर मेरी दादी की थी, फिर परदादा, फिर बुआ और फिर वे रिश्तेदार जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी। हर एक तस्वीर में, चाहे वो समूह में ली गई हो या अकेले, सबकी बाईं आंख गायब थी। किसी में उसे जलाया गया था, किसी में फाड़ा गया था, तो किसी में स्याही से ढका गया था। तस्वीरों का वो ढेर मेरे हाथों से फिसल गया। हवा अचानक बर्फीली हो गई। मुझे लगा जैसे बगीचे के पेड़ों के पीछे से कोई मुझे देख रहा है। मैंने तुरंत पेटी बंद की और उसे घसीटकर घर के अंदर ले आई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरे पूर्वज काने थे? नहीं, मैंने दादाजी को देखा था, उनकी दोनों आंखें सलामत थीं। तो फिर इन तस्वीरों के साथ ये बर्बरता क्यों की गई थी? आधी रात को प्यास लगने पर मैं रसोई की तरफ बढ़ी। गलियारे में एक पुराना आदमकद आईना लगा है। जैसे ही मैं उसके सामने से गुजरी, मैं ठिठक गई। अंधेरे में मुझे अपनी परछाई कुछ अजीब लगी। मैंने मोमबत्ती जलाई और आईने के करीब गई। मुझे अपनी दाईं आंख तो साफ दिख रही थी, लेकिन बाईं आंख के ऊपर एक धुंधला सा साया था। मैंने अपनी आंख मली, लेकिन वो धुंध गायब नहीं हुई। अचानक मुझे अपनी बाईं आंख में एक चुभन महसूस हुई, जैसे कोई सुई चुभो रहा हो। मैं चीखते चीखते बची। जब मैंने आईने में दोबारा देखा तो मेरी बाईं आंख के पुतले के ठीक ऊपर एक छोटा सा लाल निशान उभर आया था। भयभीत होकर मैं वापस उसी लोहे की पेटी के पास पहुंची। मैंने उन तस्वीरों को फिर से फैलाया। इस बार मैंने उन्हें गौर से देखा। तस्वीरों के पीछे कुछ लिखा था। सबसे पुरानी तस्वीर, जो शायद मेरे परदादा के भी पिता की थी, उसके पीछे धुंधली स्याही से कुछ शब्द लिखे थे। नजर का कर्ज खून से चुकाना होगा। जिसे वो चुनता है, उसकी एक आंख उसकी दुनिया बन जाती है। तभी पेटी के तली में मुझे एक और चीज मिली, एक छोटी सी मखमली डिबिया। मैंने उसे खोला। अंदर एक कांच की आंख रखी थी, बिल्कुल असली जैसी दिखने वाली, लेकिन उसकी पुतली बिल्ली जैसी पीली थी। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मुझे महसूस हुआ कि वो कांच नहीं, बल्कि कोई मांस का टुकड़ा है। वो गर्म थी। जैसे जैसे रात परवान चढ़ी, घर की दीवारें अजीब आवाजें करने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे फर्श के नीचे कोई रेंग रहा है। मेरा सिर चकराने लगा। अचानक रसोई की बिजली चली गई। अंधेरे में मुझे अपने बाएं कंधे पर एक भारी एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई पीछे खड़ा होकर मेरी गर्दन पर सांस ले रहा है। मैं मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। दादी, एक धीमी आवाज आई। ये मेरे पोते आर्यन की आवाज जैसी थी, लेकिन आर्यन तो शहर में था। वो यहाँ कैसे हो सकता है? दादी, बेटा तुम? मैंने कांपते हुए पूछा। दादी, मुझे आपकी आंख चाहिए, वो बहुत भूखा है। आवाज अब और भी करीब थी, लगभग मेरे कान के पास। मैंने टॉर्च जलाई और पीछे मुड़ी। वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर मिट्टी के गीले पैरों के निशान थे, जो सीधे रसोई से होते हुए उस लोहे की पेटी तक जा रहे थे। मैंने उन निशानों का पीछा किया। लोहे की पेटी अब खुली हुई थी और वे सारी तस्वीरें कमरे में हवा में तैर रही थीं। उन तस्वीरों में मौजूद मेरे पूर्वजों के चेहरे अब स्थिर नहीं थे। उनके कटे हुए आंखों वाले छेदों से काला तरल बाहर निकल रहा था। डर के मारे मैं अपनी पुरानी अलमारी की ओर भागी, जहां मेरी माँ की डायरी रखी थी। मुझे याद आया, माँ हमेशा अपनी बाईं आंख पर एक काला चश्मा पहनती थी, ये कहकर कि उन्हें मोतियाबिंद है, लेकिन उन्होंने कभी ऑपरेशन नहीं कराया। मैंने डायरी के पन्ने पलटना शुरू किए। आखिरी पन्नों पर उनकी लिखावट लड़खड़ा रही थी। शारदा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि पेटी मिल चुकी है। हमारे खानदान ने सदियों पहले एक रूह से सौदा किया था, अक्षी बख्शक। अपनी संपत्ति और सुरक्षा के बदले हर दूसरी पीढ़ी के एक सदस्य को अपनी बाईं आंख उसे देनी होती है। ये शारीरिक दान नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक भेंट है। वो आंख उस रूह का कैमरा बन जाती है, जिससे वो हमारी दुनिया को देखता है। अगर तस्वीर से आंख नहीं हटाई गई तो वो रूह खुद आकर असली आंख ले जाएगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी माँ ने अपनी आंख नहीं खोई थी, उन्होंने अपनी नज़र उसे दान कर दी थी। और अब मेरी बारी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि पेटी में एक तस्वीर ऐसी भी थी जिसे मैंने नहीं देखा था। मैंने उसे उठाया। वो मेरी तस्वीर थी, आज की, इसी घर की। तस्वीर में मैं फावड़ा लेकर खड़ी थी और मेरी बाईं आंख की जगह एक गहरा खूनी छेद था। तारीख आज की थी। अचानक घर की खिड़कियां जोर जोर से खड़कने लगीं। सन्नाटे को चीरता हुआ एक भारी पदचाप सुनाई दी। सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ कोई साया, चर चर। वो साया मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गया। मैंने दरवाजे को कुंडी लगा दी थी, लेकिन मुझे पता था कि ये लकड़ी की रुकावट उसे नहीं रोक पाएगी। शारदा, समय आ गया है।
एक गूंजती हुई भारी आवाज़ आई। ये आवाज़ किसी एक इंसान की नहीं, इसमें मेरे दादा, परदादा और माँ की आवाज़ें मिली हुई थी। दरवाज़ा धीरे धीरे पिघलने लगा। हाँ, वो टूटा नहीं बल्कि किसी मोम की तरह गलने लगा। अंधेरे में से एक लंबी, बिना चेहरे वाली आकृति बाहर निकली। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, सिवाय बीच में एक बड़ी पीली आंख के। वही आंख जो मैंने डिबिया में देखी थी। उसने अपना लंबा हड्डियों वाला हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। तुम्हारे पूर्वजों ने अपनी आंखों से मुझे दुनिया दिखाई, अब मुझे तुम्हारी दृष्टि चाहिए। मैंने पीछे हटते हुए चिल्लाया, नहीं, मैं ये सौदा नहीं मानती। उस आकृति ने ठहाका लगाया, सौदा खून में है, इच्छा में नहीं। तभी मुझे उस डिबिया की याद आई, वो कांच की आंख। अगर मैं उसे नष्ट कर दूं तो शायद ये सिलसिला टूट जाए। मैं तेजी से पेटी की तरफ झपटी। उस आकृति ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं फुर्तीली थी। मैंने डिबिया उठाई और उसे फर्श पर पटक दिया, लेकिन वो नहीं टूटी। वो फर्श पर गिरकर धड़कने लगी जैसे कोई जिंदा दिल हो। मैंने अपनी रसोई से एक चाकू उठाया और उस पीली आंख पर वार करने की सोची, लेकिन जैसे ही मैंने चाकू उठाया मुझे बहुत गहरा झटका लगा। मेरे दिमाग में बिजली की तरह एक याद कौंधी। मेरी बाईं आंख, मुझे बचपन से ही उसमें धुंधला दिखता था। डॉक्टर कहते थे कि ये लेजी आई है, लेकिन सच कुछ और था। मैंने चाकू को उस रूह की तरफ नहीं बल्कि आईने की तरफ फेंका। आईना चकनाचूर हो गया। जैसे ही आईना टूटा, उस बिना चेहरे वाली आकृति की चीख निकल गई। वो कमज़ोर होने लगी। मुझे समझ आया कि वो रूह बाहर से नहीं आई थी, वो मेरे ही अंदर थी। वो आईना उसे प्रतिबिंबित कर रहा था। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जैसे ही उस रूह का साया गायब हुआ, मेरी बाईं आंख की रोशनी पूरी तरह से चली गई। लेकिन मुझे अब भी दिख रहा था। मुझे अपनी आंखों से नहीं बल्कि उन तस्वीरों की आंखों से दिख रहा था जो कमरे में बिखरी पड़ी थी। मैं एक साथ सैकड़ों जगहों से देख पा रही थी। मैं देख पा रही थी कि मेरे दादाजी की कब्र के अंदर क्या हो रहा है। मैं देख पा रही थी कि शहर में बैठा मेरा बेटा क्या कर रहा है। मैं देख पा रही थी कि पड़ोस के घर में क्या बातें हो रही हैं। मैं अक्षी भक्षक से बच नहीं पाई थी, बल्कि मैं खुद वो बन चुकी थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। घर अब शांत था। लोहे की पेटी अब भारी नहीं लग रही थी। मैंने आईने के टूटे हुए टुकड़े में अपना चेहरा देखा। मेरी बाईं आंख अब पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी, बिना किसी पुतली के। लेकिन मेरी दृष्टि पहले से कहीं ज़्यादा तेज थी। मैं दीवारों के पार, ज़मीन के नीचे, यहाँ तक कि वक्त के पीछे भी देख सकती थी। मैंने धीरे से उन सभी तस्वीरों को समेटा। अब मुझे उन पर गुस्सा नहीं आ रहा था, अब वे मेरी अपनी आंखें थीं। मैंने एक नई तस्वीर ली, अपनी खुद की। मैंने एक तेज़ सुई उठाई और बहुत सावधानी से अपनी बाईं आंख वाले हिस्से को कुरेद कर निकाल दिया। सौदा पूरा हो चुका था। मैंने पेटी को वापस जंजीरों से बांधा और उसे उसी गड्ढे में डाल दिया। उसे मिट्टी से ढकते हुए मैंने राहत की सांस ली। अब मुझे किसी साथी की ज़रूरत नहीं थी। मैं कभी अकेली नहीं थी। मेरे पूर्वज मेरी बाईं आंख के सन्नाटे में मेरे साथ थे, और जल्द ही जब मेरा बेटा वापस आएगा उसे भी एक विरासत मिलेगी। मैं अब बगीचे में खड़ी हूँ। मैं देख सकती हूँ कि मिट्टी के बहुत नीचे पेटी के अंदर मेरे दादाजी की तस्वीर की वो काली आंख अब धीरे से झपकी ले रही है। वो देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ, हम सब देख रहे हैं। अगर आप कभी किसी पुराने घर में जाएं और वहाँ किसी पूर्वज की तस्वीर देखें जिसकी एक आंख गायब हो, तो घबराइएगा मत। बस अपनी बाईं आंख बंद कर लीजिएगा, क्योंकि शायद उस तस्वीर के पीछे से कोई आपको देख रहा हो और वो आपकी आंखों की रोशनी का अगला हकदार हो। मेरा नाम अर्जुन है। लंदन की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर हम 10 दोस्तों ने तय किया था कि ये वीकेंड कुछ अलग होगा। रोहन, जो हम में सबसे ज़्यादा एडवेंचर का शौकीन था, उसने ब्लैकवुड कैसल बुक किया था। ये कैसल इंग्लैंड के सुदूर ग्रामीण इलाके में स्थित एक विशाल और जीर्ण शीर्ण मध्यकालीन इमारत थी। हम 10 लोग थे। मैं, रोहन, नेहा, सारा, विक्की, प्रिया, समीर, कबीर, अनन्या और ईशान। जब हमारी मिनी बस उस ऊंचे लोहे के फाटक के अंदर घुसी तो चारों तरफ छाई धुंध ने जैसे हमारा स्वागत किया। कैसल के ऊंचे बुर्ज आसमान को चीर रहे थे और उसकी दीवारों पर लगी काई चीख चीख कर अपनी उम्र बता रही थी। यार रोहन, ये जगह तो किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसी लग रही है, सारा ने कांपते हुए कहा। रोहन हंसा, तभी तो मजा आएगा। वैसे भी यहाँ का केयरटेकर चाबियां गेट के पास रख गया था, वो खुद यहाँ रात को नहीं रुकता। जैसे ही हमने मुख्य दरवाजे का भारी लकड़ी का कुंडा घुमाया, एक ऐसी ठंडी हवा का झोंका बाहर आया जिसने हमारे फेफड़ों को जमा दिया। अंदर का माहौल भव्य था, लेकिन धूल और सन्नाटे ने उसे डरावना बना दिया था। हॉल के बीचों बीच एक विशाल फायरप्लेस था और दीवारों पर पुराने जमाने के मालिकों की पेंटिंग्स लगी थी, जिनकी आंखें हमें हर तरफ से घुरती हुई महसूस हो रही थी।
शाम ढलते ही हमने हॉल में आग जलाई और शराब और संगीत का दौर शुरू हुआ। हम भूल चुके थे कि हम कहाँ हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 11 बजाए, ईशान, जो रसोई में बर्फ लेने गया था, वापस नहीं लौटा। ईशान, जल्दी आ भाई, तेरी बारी है, कबीर चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। 5 मिनट बाद भी जब वो नहीं लौटा तो मैं और समीर उसे देखने गए। रसोई का दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर सन्नाटा था। फर्श पर बर्फ की ट्रे गिरी हुई थी और बर्फ अब पिघलकर पानी बन चुकी थी, लेकिन ईशान वहां नहीं था। ईशान, मजाक मत कर यार, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी मेरी नज़र रसोई के पिछली दीवार पर बने एक छोटे से सर्विस लिफ्ट यानी डम वेटर पर गई। वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे आ रही थी। चर चर की आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी। जब लिफ्ट रुकी तो उसमें से खून की एक पतली लकीर बाहर निकली। मैंने कांपते हाथों से लिफ्ट का दरवाज़ा खोला। अंदर ईशान नहीं, बल्कि एक चांदी की थाली में मांस का एक ताज़ा टुकड़ा रखा था। वो लगभग 1 पाउंड वजन का लग रहा था। उसके साथ एक पुराना पार्चमेंट था जिस पर लैटिन भाषा में कुछ लिखा था और नीचे अंग्रेजी में अनुवाद था। किराया अदा नहीं किया गया है, हर घंटे 1 पाउंड मांस देना होगा। ब्लैकवुड के भूत अपना हक लेकर रहते हैं। हम सब हॉल में जमा हो गए। ईशान का कहीं पता नहीं था। अनन्या रो रही थी और विक्की दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भारी दरवाज़ा जो कुछ देर पहले आसानी से खुला था अब दीवार का हिस्सा बन चुका था। खिड़कियां पत्थर की तरह सख्त हो गई थी। ये क्या बकवास है रोहन, तूने हमें कहाँ फंसा दिया, नेहा चिल्लाई। रोहन का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। मैंने बस ऑनलाइन बुकिंग की थी, वहाँ किसी श्राप के बारे में कुछ नहीं लिखा था। अचानक कैसल की लाइटें चली गईं, सिर्फ फायरप्लेस की मध्यम रोशनी रह गई। तभी छत से एक भारी आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ घसीटी जा रही हो। हमने ऊपर देखा, झूमर धीरे धीरे नीचे आ रहा था। उसके साथ एक और थाली बंधी थी। इस बार थाली में विक्की की बाईं हथेली थी। विक्की हमारे बीच ही खड़ा था। उसने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और एक भयानक चीख मारी। जब उसने हाथ बाहर निकाला, उसकी हथेली गायब थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ से खून नहीं बह रहा था, बल्कि मांस का हिस्सा इतनी सफाई से काटा था जैसे किसी ने लेज़र से काटा हो। मुझे दर्द नहीं हो रहा, पर मेरा हाथ कहाँ है? विक्की बदहवास होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। तब हमें समझ आया कि ये पाउंड ऑफ फ्लैश कोई रूपक नहीं था। ये घर हमसे हमारे शरीर के हिस्से वसूल रहा था। सन्नाटे में एक घारी गूंजती हुई आवाज़ आई, तुमने मेरी शांति भंग की है। इस ज़मीन का नियम है, जो भी यहाँ कदम रखता है उसे अपना अस्तित्व यहीं छोड़ना पड़ता है। दीवार पर लगी सबसे बड़ी पेंटिंग, जो लॉर्ड एडवर्ड ब्लैकवुड की थी, हिलने लगी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। कहानी ये थी कि लॉर्ड एडवर्ड ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक शैतानी सौदा किया था, जहां उसे हर मेहमान के शरीर का एक हिस्सा शैतान को देना पड़ता था। वो सिलसिला आज भी जारी था। हमने खुद को बचाने के लिए कमरों में छपने का फैसला किया। हम दो के ग्रुप में बट गए। मैं और सारा लाइब्रेरी की तरफ भागे। अर्जुन, हमें कुछ करना होगा, वरना सुबह तक हम में से कोई नहीं बचेगा, सारा ने हाफते हुए कहा। लाइब्रेरी की अलमारियों में पुरानी किताबें खंगालते हुए मुझे एक डायरी मिली। वो लॉर्ड एडवर्ड के नौकर की थी। उसमें लिखा था, कैसल की भूख तब शांत होती है जब 10 पाउंड मांस और एक पवित्र बलिदान दिया जाए। अगर सुबह की पहली किरण से पहले कर्ज पूरा नहीं हुआ तो आत्माएं हमेशा के लिए कैसल की दीवारों में कैद हो जाएंगी। तभी लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। सारा की चीख गूंजी। जब मैंने टॉर्च जलाई तो सारा गायब थी। फर्श पर उसकी सोने की चेन पड़ी थी और मांस का एक और टुकड़ा। 9 पाउंड बाकी थे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, एक एक करके दोस्त गायब होने लगे या उनके शरीर के हिस्से गायब होने लगे। प्रिया की आवाज़ गायब हो गई, कबीर के पैर का हिस्सा, नेहा की उंगलियां। हॉल अब किसी कसाई खाने जैसा महसूस हो रहा था। हालांकि वहां खून कम और खौफ ज्यादा था। हम अब सिर्फ 5 लोग बचे थे, मैं, रोहन, समीर, अनन्या और ईशान, जो घायल अवस्था में सीढ़ियों के नीचे मिला था। समीर, अनन्या, ईशान, हमें उस तहखाने यानी बेसमेंट में जाना होगा जहां एडवर्ड का मकबरा है। शायद वहीं से ये सब रुक सके, मैंने कहा। हम नीचे की ओर बढ़े। सीढ़ियां गीली और फिसलन भरी थी। नीचे पहुंचते ही हमें एक विशाल पत्थर का ताबूत दिखा। उसके चारों तरफ 9 चांदी की थालियां रखी थी और हर थाली में हमारे दोस्तों के शरीर के हिस्से थे। लेकिन एक थाली खाली थी, 10वीं थाली। 10वां पाउंड, रोहन ने फुसफुसाया। किसे देना होगा? ईशान, जो अब तक चुप था, अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी में वो मासूमियत नहीं थी, उसका चेहरा बदलने लगा। रोहन, तुझे क्या लगा, तूने ये जगह चुनी? ईशान की आवाज़ अब भारी और गूंजती हुई थी। ये जगह मुझे चुनती है। हर 100 साल में मुझे 10 दोस्तों की ज़रूरत होती है। हम सब चौंक गए। ईशान, तो क्या बोल रहा है? समीर ने पीछे हटते हुए कहा। ईशान मर चुका है। मैंने गौर किया कि ईशान की परछाई दीवार पर नहीं बन रही थी,
ये वो नहीं है। वो आकृति अब ईशान के रूप से बाहर आ रही थी। वो लॉर्ड एडवर्ड का साया था। उसने समीर को एक झटके में हवा में उठाया और उसे दीवार से दे मारा। समीर बेदम होकर गिर पड़ा। 9 पाउंड मिल चुके हैं। 10वां पाउंड इस घर के मालिक का होना चाहिए। साई ने मेरी तरफ इशारा किया। मैं मालिक नहीं हूं, मैं चिल्लाया। हो तुम, रोहन ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन, मुझे माफ कर देना। मैंने तेरा डीएनए टेस्ट करवाया था जब तू सो रहा था। तू एडवर्ड ब्लैकवुड का आखिरी वंशज है। इस श्राप को खत्म करने के लिए या तो तुझे मरना होगा या तुझे हर 100 साल में 10 दोस्तों को यहाँ लाना होगा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। रोहन को यह सब पता था। उसने मुझे यहाँ बलि चढ़ाने के लिए बुलाया था ताकि वो खुद बच सके। रोहन ने मुझसे सौदा किया था। उसने कहा था कि वो एडवर्ड के वारिस को यहाँ लाएगा अगर मैं उसकी जान बख्श दूं। रोहन ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला। अर्जुन, मुझे अपनी जान प्यारी है, बस एक टुकड़ा। साये को बस तेरे दिल का एक टुकड़ा चाहिए। तू मर जाएगा पर हम सब जो बचे हैं आज़ाद हो जाएंगे। रोहन मेरी तरफ बढ़ा। अनन्या और समीर डरे हुए कोने में दुबक के थे। नहीं रोहन, ये गलत है। मैं पीछे हटा, लेकिन पीठ दीवार से लग गई। जैसे ही रोहन ने मुझ पर वार करने के लिए हाथ उठाया, कैसल की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी। एडवर्ड का साया जोर से हंसा। मूर्ख इंसानों, पाउंड ऑफ फ्लैश सिर्फ मांस का टुकड़ा नहीं होता, ये विश्वास का टुकड़ा होता है। तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया रोहन। तुमने अपना सबसे कीमती हिस्सा, अपनी रूह मुझे दे दी है। अचानक वो 10वीं खाली थाली रोहन के पैरों के पास जाकर रुकी। रोहन का चाकू उसके हाथ से छूटकर गिर गया। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। वो चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। देखते ही देखते रोहन का पूरा शरीर संकुचित होने लगा, जैसे कोई उसे अंदर से निचोड़ रहा हो। वो गायब हो गया। थाली में अब मांस का एक टुकड़ा था, 10वां पाउंड। जैसे ही 10वां पाउंड पूरा हुआ, कैसल के अंदर की हवा शांत हो गई। वो भयावह साया गायब हो गया। धूल और सन्नाटा फिर से लौट आया। मुख्य दरवाजा एक भारी गूंज के साथ खुला। बाहर सुबह की पहली किरण कोहरे को चीर रही थी। मैं, समीर और अनन्या बदहवास हालत में बाहर भागे। विकी, सारा, प्रिया और बाकी सब गेट के पास मिले। वो सब जिंदा थे, लेकिन वो बदल चुके थे। उनके शरीर के वो हिस्से वापस आ गए थे, लेकिन वहाँ अब सफ़ेद निशान थे, जैसे किसी पुराने जख्म के हों। उनकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। वो सब एक मशीन की तरह चल रहे थे। हम अपनी मिनी बस की तरफ भागे और वहाँ से निकल गए। किसी ने रास्ते भर एक शब्द नहीं बोला। हफ्ते बीत गए। पुलिस ने ब्लैकवुड कैसल की जांच की, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। कोई खून नहीं, कोई पुरानी पेंटिंग नहीं, यहाँ तक कि वो लोहे का गेट भी गायब था। उन्होंने हमें पागल समझा और केस बंद कर दिया। अब मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं करते। वो अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। कल रात मैं अपने घर में सो रहा था, तभी मुझे अपनी छाती में एक अजीब सी खुजली महसूस हुई। मैंने शर्ट उतारकर आईने में देखा। मेरे दिल के ठीक ऊपर एक सफ़ेद निशान उभर आया था। वो बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा विकी और दूसरों के शरीर पर था, लेकिन मैंने तो अपना कोई हिस्सा नहीं खोया था। तभी मुझे याद आया, उस रात जब रोहन मुझ पर हमला करने वाला था, मैंने एक पल के लिए सोचा था कि काश रोहन मर जाए और मैं बच जाऊं। वो नफरत, वो इच्छा, वही मेरा पाउंड ऑफ फ्लैश था। मैंने अपनी अलमारी खोली। वहाँ एक पुरानी डायरी रखी थी जो मैं कैसल से साथ ले आया था। मैंने उसका आखिरी पन्ना खोला, जो पहले खाली था। अब वहाँ नई स्याही से कुछ लिखा था। वंशज कभी मुक्त नहीं होते। तुमने अपने दोस्त की मौत की कामना की और कैसल ने तुम्हारी इच्छा पूरी की। अब तुम अगले केयरटेकर हो। 100 साल बाद तुम्हें 10 नए दोस्त ढूंढने होंगे। तब तक ये कैसल तुम्हारे अंदर रहेगा। अचानक मेरे कमरे की दीवारें पत्थर की होने लगी। खिड़की के बाहर लंदन की सड़कें गायब हो गईं और घना कोहरा छा गया। मुझे दूर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। चर चर। मैंने आईने में देखा। मेरी आंखें अब भूरी नहीं थीं, वे वैसी ही लाल और ठंडी थीं जैसी लॉर्ड एडवर्ड की पेंटिंग में थी। मैं अब अर्जुन नहीं था, मैं ब्लैकवुड कैसल का नया मालिक था और मुझे अगले वीकेंड का इंतज़ार था, क्योंकि मेरे कुछ और दोस्त थे जो मुझसे मिलना चाहते थे। मैंने फ़ोन उठाया और अपने कॉलेज के ग्रुप में मैसेज किया। हे दोस्तों, मैंने वीकेंड के लिए एक बहुत पुरानी और खूबसूरत हवेली बुक की है, तुम सब आओगे ना? सन्नाटे में मेरी अपनी हंसी गूंजी, जो अब मेरी नहीं थी। बस यही थी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।